नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पहले संगठनात्मक चुनाव, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक और इसके बाद पार्टी का खुला अधिवेशन। ताबड़तोड़ हो रही बैठकों और पार्टी नेताओं की गतिविधियों से यह साफ जाहिर है कि जेडीयू 2024 के लिए जी जान से जुटा हुआ है। बैठकों से पहले कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की हार से पार्टी को झटका जरूर लगा, लेकिन पार्टी की नजर अब 2024 पर टिकी है। सीएम नीतीश कुमार अपना मुंह भले ही ना खोलें, लेकिन पार्टी नेता और कार्यकर्ता मान चुके हैं कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि 2024 में नीतीश की नैया कैसे पार लगेगी। तो पटना के पार्टी कार्यालय में आज जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ पार्टी के तमाम नेता और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। कल एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी का खुला अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करने वाले हैं। आज और कल होने वाली बैठकों में 2025 के रोड मैप पर चर्चा होगी। इस बात पर महामंथन होगा कि महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर किस तरह से बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर किया जाए। हालांकि जेडीयू के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। तो पटना में जेडीयू के महामंथन में जुटे नेताओं के निशाने पर बीजेपी है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि बीजेपी हिमाचल और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार गई, उसके बाद भी जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही जेडीयू नेताओं ने यह भी कहा कि बैठक में बीजेपी के विकल्प पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें सब लोगों को इकट्ठा कर सके, वो भी एक लाइन पार्टी का रहा है लगातार। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो अभियान शुरू किया है, जो उनके पिछले दिल्ली यात्रा में दिखाई पड़ रहा था, तो इस अभियान को और धारदार तरीके से इस पर आगे काम किया जाए। हमारी क्या सोच है समाज के विषय में, कैसे आगे बढ़ सकता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और तो एजेंडा जो होगा अध्यक्ष की अनुमति से और रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। तो पटना में जेडीयू के महामंथन में नेताओं के निशाने पर सीधे तौर पर अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। जेडीयू नेताओं का कहना है कि बीजेपी हिमाचल और दिल्ली में जो चुनाव एमसीडी के हुए उस चुनाव को हार चुकी है। इसके बावजूद भी देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही जेडीयू नेताओं का यह भी कहना था कि जो बैठक हो रही है और कल भी जो खुला अधिवेशन होगा, लब्बो लुआब ये है कि बीजेपी के विकल्प को लेकर हम सब मंथन करेंगे। होने के बाद उन्होंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो यही है कि वो सभी राजनीतिक दलों को बगैर किसी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक सैद्धांतिक और वैचारिक विकल्प तलाश करें। लेकिन बीजेपी के लोग तो जो यहाँ नेता प्रतिपक्ष सम्राट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग गैंग चला रहे हैं, जदयू को यह पार्टी ही नहीं। इस तरह की टिप्पणियों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ये गरिमा के अनुकूल नहीं। पूरे देश भर के लोग आएंगे, जो मुद्दा वो उठाना चाहेंगे वो सबों को आज़ादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा उठाएंगे, फिर बैठक हो जाएगी। उसके बाद कुछ बात होगी तो आप लोगों को। बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं। जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है वह यही है कि पार्टी के संगठन की जो औपचारिकता है उसको पूरा करने का काम करना है। बाकी चर्चा वहाँ होगी, अगर कोई और विषय पे तो चर्चा होगी। कुर्नी की हार को लेकर बीजेपी कह रही है कि 25 की शुरुआत दिख रही है। अच्छा, बीजेपी के लोगों को उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी ओर देखे। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। आनंद, ये बैठक जेडीयू के लिहाज से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है क्योंकि जो हार हुई है उस हार में अपनी ही पार्टी और अपने ही गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से तल्ख टिप्पणी नजर आई।
इस पर भी क्या चर्चा इस बैठक में होगी या हो रही है? देखिए विभा, निश्चित तौर पे आज जो जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें कई बातों पर चर्चा होगी और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव हो या फिर नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पे भूमिका क्या होने वाली है, जेडीयू का विस्तार कैसे होगा, इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन उसके पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनकी एक बैठक हुई और बैठक खत्म हो गई है। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। रामनाथ जी, एक जो अभी महत्वपूर्ण बैठक हुई इसमें किन बातों पर चर्चा हुई? क्या नीतीश कुमार के राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमिका होने वाले उस पर भी चर्चा हुई? हाँ, निश्चित रूप से हुई। दल को कैसे मजबूत किया जाए, सभी साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि दल को कैसे मजबूत किया जाए और इस मजबूती को लेकर के आज जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय परिषद की, उसमें चर्चाएं होंगी और दल को मजबूत करने के लिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, इस पर मंथन हुआ और हम उस दिशा में अपना काम करें। लेकिन सर, एक कुर्नी विधानसभा उपचुनाव एक बड़ा झटका माना जा रहा है महागठबंधन के, लेकिन सबसे ज्यादा जेडीयू की। अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, बाद में होगा। अच्छा, एक सवाल सर ये भी है, अभी कुर्नी पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ा आप लोग का मनोबल तोड़ने वाली बात थी जो कुर्नी में हुई? इस पर मंथन होगा, हम लोग सब बैठ करके मंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे और इस पर निर्णय होगा। अच्छा, नीतीश जी कब निकलने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर पे? अब वो तो पार्टी की बैठक समाप्त होगी, उनको सुनाया जाएगा, उनको कहा जाएगा, उनसे निवेदन किया जाए कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उनको हर एक राज्य में जाना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश जी अब निकले और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी भूमिका देखें? देखा मैं। हाँ, तो बिहार में क्या कुछ होगा सर? बिहार की अभी बात नहीं, बिहार में तो है ये है। तो दोनों बातें कैसे होगी? बिहार में भी रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पे भी? अब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री जी थे तो किए कि नहीं, घूमे कि नहीं, घूमे कि नहीं? तो विवाह बड़ा इशारा है रामनाथ ठाकुर जो जेडीयू के सांसद है, आप समझ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। देखिए अभी अब से कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है और उसमें फातमी जी हैं। फातमी जी जरा सही तरह जी, बस कुछ नहीं। फातमी जी, अभी बैठक चली, क्या कुछ एजेंडा रहा? अच्छा, एक बात बताइए, सीधा सवाल है, नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका अब देखी जा रही है, तो कब निकलने वाले हैं और क्या उनकी भूमिका रहने वाली है? सब तय हो जाएगा कल तक, और फिर जो हमारी नई टीम बनेगी पार्टी की वो बैठ के तय करेगी। निश्चित रूप से उनको निकलना पड़ेगा। बिल्कुल आनंद, तो ये जेडीयू समझ रही है कि इस वक्त उसे अपनी पार्टी पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, पार्टी में एकजुटता बनी रहे, पार्टी के अंदर जो खामियां हैं उन खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके और तभी एक बड़ा मैसेज राष्ट्रीय स्तर पर जा पाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप उस मजबूती के साथ छोड़ पाएंगे जिसका दावा जेडीयू कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू की बैठक पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी नहीं, एक गैंग है। सीएम नीतीश कुमार को अब आश्रम में ही रहना है। राजनीति में नीतीश कुमार जी की पार्टी वो गैंग है। ये पार्टी किसने कहा? वो तो गैंग है। आदरणीय जौहर साहब से लेकर शरद यादव जी से लेकर सबको पार्टी से तो निकाल दिया। पार्टी कहाँ है? मेरे पिताजी ने पार्टी बनाई थी, पार्टी को हाईजैक नीतीश कुमार ने कर लिया। नीतीश कुमार गैंग है, ये गैंग चलाते हैं। आरसीपी जी कहते हैं ना, गैंग है। तो नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि पार्टी नहीं चल रही है, गैंग चल रहा है। यहां पर कुर्नी में हार पर संतोष मांझी की तरफ से बड़ा बयान आया है। ये केवल नीतीश कुमार की हार नहीं है, ये पूरे महागठबंधन की हार है। संतोष मांझी ये कह रहे हैं। हालांकि इस वक्त ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर चारों तरफ से जेडीयू के ऊपर निशाना साधा जा रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहां संतोष मांझी ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में नीतीश कुमार अकेले नहीं है और इसीलिए जो हार कुर्नी में मिली है उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, सभी को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महागठबंधन में नीतीश कुमार अकेले नहीं है और यही वजह है कि जिम्मेदारी सबकी बनती है। किसी एक के बारे में बोलना उचित नहीं है, सही नहीं है। नीतीश कुमार का आदर होना चाहिए। अगर अकेले नीतीश कुमार की बात नहीं, हार तो सबकी हार है, महागठबंधन की हार है
और यहाँ पर भाजपा जीती है, तो महागठबंधन में एक नीतीश कुमार जी नहीं है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो बुरे काम का भी उनका ऊपर सबको लेना चाहिए। सब लोग, हम लोग अगर अच्छे कामों का बखान करते हैं तो बुरे काम, जो कोई भी बुरा का मतलब है कि जो भी हमारा नकारात्मक जो रिजल्ट आया, इसके लिए सब लोग को लेना चाहिए अपने पर। किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल करके हम समझते हैं अच्छी बात नहीं है। गठबंधन धर्म के खिलाफ है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि गठबंधन में एक दायरा होता है, एक सीमा हो, तो उस सीमा से बोलना चाहिए। और हमारे जो नेता हैं जिनके अगुवाई में हमारा सरकार चल रहा है, उनका आदर भी करना चाहिए। बिहार में कुर्नी उपचुनाव में राजनीति में एक नए फैक्टर को जन्म दिया है। यह फैक्टर है एमओ, यानी कि मुकेश सहनी ओवैसी फैक्टर। यह फैक्टर महागठबंधन के लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा है। जब से महागठबंधन सरकार सत्ता में आई है, तब से 3 उपचुनाव हो चुके हैं और इन 3 उपचुनाव में 2 बीजेपी और 1 आरजेडी ने जीती है। इन चुनाव में एमओ फैक्टर की जो भूमिका रही, उससे महागठबंधन परेशान है। नुकसान से बचना है तो जो समाज को जो अधिकार है वो दे दीजिए। जैसे निषाद समाज को आरक्षण है और केंद्र सरकार को करना है, तो हम लोग बरसों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें अगर केंद्र सरकार वो आरक्षण दे देते, जैसे बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, अगर बिहार में लागू कर जाते, तो उत्तर प्रदेश में कर देते, तो ये शायद ये समाज मान लेंगे, फिर उनसे नहीं लड़ेंगे। या जब तक नहीं आरक्षण करेंगे तब तक वो लड़ाई लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए, अपने वजूद को खड़ा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो भी वर्ग, सिर्फ एमएम नहीं या एमओ नहीं, अन्य समाज के भी लोगों को भी सम्मान देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर आने वाले समय में आपको नुकसान कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कैसे बी टीम खड़ी करके वोट कटवा की भूमिका निभाना। हमेशा उन्होंने किसी न किसी का इस्तेमाल किया और आमतौर पर आप देखते हैं कि AIMIM ओवैसी जी की पार्टी, उनका इस्तेमाल ये लोग करते हैं वोट कटवा की भूमिका निभाने के लिए, खुद को लाभ दिलाने के लिए। कोई फैक्टर नहीं दिखेगा आने वाले दिनों में। अभी ठीक है कि कुछ लोग इसको फैक्टर बना रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है, जनता समझदार है, इसलिए ये सब फैक्टर क्षणिक होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कोई फैक्टर नहीं है, न ओवैसी फैक्टर है, न मुकेश सहनी फैक्टर है। फैक्टर यहाँ सीधा है बिहार का विकास। बिहार की जनता को विकास पसंद है, विकास को लोगों ने नजदीक से देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता का भरोसा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके भरोसे को तोड़ा है, इससे लोग, बिहार की जनता आहत है और उस आहत के दबाव में बिहार की जनता फैसला ले रही है कि महागठबंधन के लिए कहले ओवैसी एक बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ते हैं। वो उनके प्रत्याशियों को जो वोट कटिंग होता है, जैसे कि अभी नीलाभ कुमार ने ही काट लिया कुर्नी में 10,000 का वोट, तो वो एक बड़ा फैक्टर हुआ, हार का एक बड़ा कारण दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब विकासशील इंसान पार्टी बनी हुई है। विकासशील इंसान पार्टी हम कई जगह देखेंगे, कई उपचुनाव हुए, नतीजे में उसमें कहीं न कहीं फैक्टर बनता है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबब है। जब तक यह ओवैसी और की पार्टी और AIM विकासशील इंसान पार्टी दोनों ही अपने आप में आज के हाल के दिनों में बिहार के लिए जब भी चुनाव होते हैं वो परेशानी का सबब बने और ये बड़ा कारण बनता है। इसलिए कहीं ये परेशानी तो है, ये चुनाव में ये बड़ा फैक्टर उभर करके सामने आ रहा है। और अब बात निकाय चुनाव की कर लेते हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद JTU बीजेपी पर हमलावर है। बिहार सरकार के बीच मंत्री और जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि सरकार के तरवारसा अति पिछड़ा के सम्मान से बीजेपी विचलित है। यदि अति पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी को ठीक नहीं लगता, यही वजह है कि बीजेपी यहां पर विचलित नजर आती है। भाजपा नेता तो आपने सुना होगा कि चुनौती दे रहे थे कि इसको न्यायालय हर हाल में रोकेगा, जैसे न्यायालय उन्हीं के कब्जे में है। लेकिन न्यायालय ने रोकने से मना कर दिया, मतलब साफ है कि अब समय से चुनाव होंगे। और अब बात हार के लड्डू की। जी हां, जीत के बाद तो हर कोई लड्डू बांटता है, आपने भी सुना होगा, चखा होगा। लेकिन हार के बाद आज कुर्नी में मुकेश सहनी लड्डू बांटने वाले हैं। पटना से करीब 1 टन लड्डू लेकर मुकेश सहनी कुर्नी के लिए रवाना हुए हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि वो 10,000 वोट को ही अपनी जीत मानते हैं। बता दें कि काउंटिंग के पहले मुकेश सहनी के आवाज पर ये लड्डू तैयार किए गए थे। जीत के जश्न के लिए लड्डू बनाए गए, लेकिन हार के बाद ये लड्डू बांटे जा रहे हैं क्योंकि 10,000 जो वोट मिले हैं उसे ही मुकेश सहनी अपनी जीत मान रहे हैं। लेकिन चुनाव में VIP कैंडिडेट को
आपको जानना होगा कि वोट कितने मिले। वीआईपी कैंडिडेट को मात्र 10,000 वोट मिले। बांटने के लिए रखे गए इन लड्डुओं को लेकर मुकेश सहनी कुढ़नी के लिए रवाना हो चुके हैं। कुढ़नी जाने से पहले मुकेश सहनी से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। जीत के बाद मिठाइयां बांटते आपने देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन हार के बाद कोई मिठाई बांटे ये बिहार में पहली बार देखा जा रहा है। और मुकेश सहनी जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये मिठाई बांटने के लिए निकल रहे हैं। और ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियों में 1 टन जो है वो घी के लड्डू जो है वो यहाँ पे ले जाया जा रहा है कुढ़नी, और कुढ़नी में ले जाकर यहाँ पे मिठाइयां बांटी जाएंगी। और सिर्फ एक गाड़ियों में नहीं, कई गाड़ियों में भरकर ये मिठाई के जो पैकेट्स हैं वो ले जाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब उम्मीदवार अगर हारा है तो फिर किस बात की खुशी है। मुकेश सहनी हमारे साथ है। ये हार के बाद जो है वो मिठाई बांटने का क्या है? ये देखिए, आपके नजर में ये हार हो सकता है, लेकिन मेरे नजरिए से मैं देख रहा हूँ कि मेरा जीत है कि पहली बार मैं चुनाव लड़ा कुढ़नी क्षेत्र में। और एक तरफ महागठबंधन का साइज आप देखिए अपने आप में, जिसका राज्य में सरकार हो, एक तरफ एनडीए देखिए जिनके देश में प्रधानमंत्री हो, और इतने बड़े शक्ति के सामने में मैं अकेले लड़ा और वहां पे हमें हमारी पार्टी को 10,000 वोट हमें प्राप्त हुआ। हम जिनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे वो मेरे साथ मजबूती से साथ दिखा। और इसके लिए लेकिन आप तो बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे थे। नहीं, आप अपने मंचों पे खुल करके भी विरोध किया। ये बात सही लेकिन वो बीजेपी जीती, उसके बावजूद आप मिठाइयां बांट रहे हैं। बधाई दे दिया। देखिए, इससे पहले हम बोछा में भी हमने मिठाई बांटा था। ये कोई नया पहली बार नहीं बांट रहे हम। बोछा में भी हारने के बाद हमने मिठाई बांटा। यहाँ संजोग से बीजेपी जीत गए तो भी उनको हमने बधाई दिया, और मुझे कोई लेना देना नहीं कि बीजेपी। हाँ, ये बात सही है कि महागठबंधन के सामने में बीजेपी से ज्यादा मैं नफरत करता हूँ। कह रहा है कि मिठाई बांटने का पीछे सबसे बड़ा कारण है 2024 पे आपकी नजर है। निश्चित तौर पे 24 पे भी है और 25 पे भी नजर है। हम अपने लोगों को मतलब बूस्टअप करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप निराश मत होइए। आप 10,000 वोट लाए हैं और बिहार में आपने इतिहास रच दिया। जो 32 साल में जो 3 नेता के बाद चौथा नेता आपने जन्म दे दिया, इसमें आप खुशी मनाइए। इसको आप हार में नहीं लीजिए। और जिन्होंने वोट दिया उनको धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद दूंगा। तो मुकेश सहनी का कहना है कि ये जो घी के बने लड्डू हैं वो उम्मीदवार भले ही हारे हैं, लेकिन वो बेकार नहीं जाएगा और कार्यकर्ताओं के बीच बांटी जाएगी और 2024 और 25 की रणनीति जो है वो भी तय होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वैल्वोलिन लेकर